हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी और आप सभी लोग भी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आपके किताब का जो चैप्टर नंबर 3 है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। उसमें हम लोगों ने 1 2 लेक्चर 3 लेक्चर कर लिया है और लगभग आधी चीजों को खत्म कर लिया है। आज की वीडियो में हम उसके आगे बात करने वाले हैं। क्या है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है। तो हम केवल वही टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कितने मेरे प्यारे साथी है ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हुए आ रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को रेगुलर नहीं देखते हैं। तो जो रेगुलर देखते हैं उनका तो बिल्कुल फायदा होगा, उनका फायदा बिल्कुल होने वाला है। बट जो रेगुलर नहीं देख रहे उनका शायद कुछ तो नुकसान हो ही जाएगा बच्चा, क्योंकि रेगुलर देखना जरूरी है। क्योंकि रेगुलर देखने से क्या होता है कि हमें चीजें लाइन वाइज क्लियर होती जाती है। ठीक है बच्चा। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुण, और वहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। कोई ना कोई आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो वहां से बनेगा बोर्ड 2026 की परीक्षा। ठीक है प्यारे साथी। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लेते हैं और शुरू करते हैं आज का बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक लेवल का टॉपिक। क्या है वो? तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, उनको भी मैं आपको कवर कर देता हूँ, नहीं तो कहीं पेपर में आ गया तो आप बोलेंगे कि अभिषेक भैया ने तो पढ़ा ही नहीं था। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को भी लेके चलेंगे, और जो बड़े वाले टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले एक टॉपिक आता है आपके इस पेपर में या आपकी बुक में, क्या है उसको हम बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज, या इसको हम एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं, एक्वा रेजिया। ये भी टॉपिक आपके इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में, या एमसीक्यू कई बार इससे बना है। क्या है? एमसीक्यू इससे कई बार बना है। ठीक है बच्चा। तो इसको भी हम देख लेते हैं, ये होता क्या है, इसके किस काम में इसका उपयोग भी पूछा जाता है, और ये बनता कैसे है, या किस क्या है ये एग्जैक्टली, सीधा समझो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो जो हमारी कम क्रियाशील धातुएं होती है, जैसे सोना हो गया और चांदी हो गया या प्लेटिनम हो गया, ये सारी की सारी जो धातुएं होती हैं वो बहुत कम क्रियाशील। अभी मैं इसके आगे सक्रियता श्रेणी पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी कि कौन कम क्रियाशील है, कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो क्या होता है कि जितनी भी आपकी कम क्रियाशील धातुएं हैं वो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करती। क्या होता है, वो कभी, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिकतर चीजों को गला देता है, बट वो सोने चांदी पे उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है बच्चा। यानी कुछ है कम क्रियाशील धातुएं होती है जिनको गलाना या उनको किसी दूसरे रूप में बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे जो रसायन विज्ञान के जो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक, या जो भी आप कह सकते हैं कि जानकार जो थे, उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं कहेंगे उसको, यौगिक ही बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? यौगिक ही बोलेंगे, मिश्रण भी बोल सकते हैं। देखो उसमें क्या किया उन लोगों ने, तो उन्होंने लिया सांद्र HCl। क्या लिया? सांद्र HCl। ठीक है। और क्या लिया? और ले लिया सांद्र HNO3। क्या लिया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने लिया सांद्र HCl, और उन्होंने लिया क्या? तो सांद्र HNO3। अब इसका नाम पहले तो आप लोग देख लो, नाम इसका क्या है। तो ये क्या है भैया, कोई बताएगा ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? तो ये है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को, अब इसका रेशियो एक इंपॉर्टेंट है, 3:1 के अनुपात में इन लोगों ने मिलाया। किसको किसको? तो HCl कितना है? 3। और तुम्हारा ये कितना है? तो 1। HNO3 कितना है? तो वो है आपका 1। ठीक है। तो इस रेशियो में जब उन्होंने मिलाया तो क्या हमारा बनकर तैयार होता है, जिसका नाम हम देते हैं क्या? अम्लराज या एक्वा रेजिया। ठीक है बच्चा। हम मान लेते हैं कि क्या किया गया। तो देखो मैं आपको ऐसे लॉजिकली समझा देता हूँ
जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है। अब इसको समझ लो, इसमें हम लोगों ने क्या किया, 3 ml ले लिया, किसको, HCl को। 3 ml ले लो, 3 लीटर ले लो, जितना लेना है ले सकते हो। और इसमें हमने 1 ml क्या मिला दिया, एक 1 ml क्या मिला दिया, HNO3, क्या मिला दिया हमने, HNO3। और जो ये हमारे पास विलयन प्राप्त हुआ, यही क्या है आपका, एक्वा रेजिया, ठीक है बच्चा। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि एक्वा रेजिया किसको कहते हैं, तो जब हम सांद्र HCl की सांद्र HCl को 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग आपस में मिलाते हैं, तो जो विलयन हमको प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, तो हिंदी में अम्लराज, और इसको एक्वा रेजिया कहते हैं। कितने लोगों को ये समझ में आ गया, बोलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप, तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, तो जब हम 3 भाग HCl तथा एक भाग सांद्र, लिख लेना इसके आगे, सांद्र HNO3 मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्राप्त विलयन को हम क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया या अम्लराज अम्लराज कहलाता है, अम्लराज कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है बच्चा। अब देखो इसको नॉर्मली आप देखेंगे कहाँ, तो मैं जैसे आप लोग गांव के जितने भी लोग हैं, हम लोग भी रहे हैं, तो क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में कभी कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आप अपने सोने या चांदी का गहना दे दीजिए मेरे को, मैं आपको उसको साफ करके दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि मम्मी लोग देखती हैं कि जो सोना है और चांदी है वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, चांदी काली होने लगती है, सोना भी हल्का सा डार्क पीला होने लगता है, पीला और होने लगता है। तो मम्मी लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने गहने को दे के इनसे साफ करवा दे। तो सबसे पहले याद रखना बच्चा, इसका जो मुख्य कार्य है, ये करता क्या है, ऐसे नॉर्मली मुख्य कार्य, इसका जो मुख्य कार्य है या उसका मुख्य उपयोग जो है, यह सोने व चांदी को गला देता है, सोने व चांदी क्या करता है, सोने व चांदी को गला देता है। याद रखेंगे इस लाइन को, क्योंकि इसका मुख्य कार्य पूछा जाता है, यानी जितनी भी कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको ये क्या कर देता है, तो गला देता है। और देखो अब वो लोग क्या करते हैं ना, कि वो लोग आएंगे आपके गांव में, आएंगे और आपसे बोलेंगे या आपकी मम्मी से बोलेंगे कि आप अपने सोने या चांदी का जो भी गंदा हो गया है, आपका गहना या ज्वेलरी जो गंदी हो गई है, उसको आप मेरे पास लेके आइए, मैं उसको साफ करके देता हूँ। और मम्मी लोग सोचती है कि अरे यार, फिर अब वो लोग देखो एक चीज और, वो पैसा भी नहीं लेते उस चीज का, और पैसा नहीं लेते हैं तो वो मम्मी लोग सोचेंगे यार फ्री में हो रहा है तो फ्री में क्यों ही ना करवा लेते हैं। तो मम्मी लोग लेके आएंगे अपना गहना, और वो क्या करते हैं कि उस एक्वारेजिया का जो विलियन होता है, जो वो लिए रहते हैं अपने, उसको उसमें डालते हैं और निकाल देते हैं। वो क्या हो गया, गहना हो गया साफ, सोने वाले को भी और चांदी वाले को भी। इससे क्या होता है कि मम्मी लोगों को लगता है कि हमारा गहना हो गया साफ, बट वही तो लॉजिक है रे भैया, वही लॉजिक ये है कि उसमें से कुछ मात्रा गल के अंदर बैठ गई, चांदी की या सोने की पूरी मात्रा काम, मतलब पूरी तो नहीं जाएगी बट थोड़ी बहुत मात्रा चली जाएगी। अब मान लो दिन भर में वो 10 लोगों का भी साफ करते हैं, तो अगर उनको 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम ही मिल गया सोना, तो 10 ग्राम सोने की कीमत आज के टाइम पे तुमको पता है 1 लाख के आसपास मिल रहा है बच्चा सोना। यानी सोचो वो इतने का काम फ्री में कर लेते हैं, यानी ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम होता है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखेंगे कि वो कौन सा सॉल्यूशन होता है या कौन सा विलियन होता है या कौन सा मिश्रण होता है, तो वो होता है बच्चा क्या, एक्वा रेजिया, जो कम क्रियाशील धातुओं जैसे प्लेटिनम, सोना और चांदी को गलाने का काम करता है। क्या तुमको यहाँ तक चीजें क्लियर है, बोलो क्या तुमको ये समझ में आ गया, क्या है लॉजिक, एक्वारेजिया अम्लराज इसको क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, किससे बनता है, तो कैसे बनता है। मैंने आपको बताया कि सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग जब हम मिलाते हैं तो प्राप्त मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। किस काम में आता है, तो धातुओं को गलाने के काम में आता है, ठीक है बच्चा। क्लियर है यहाँ तक, तो थम्स अप कर दो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं।
अब आगे का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, पहले चैप्टर के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है क्या, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी, द एक्टिविटी सीरीज, द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चा, देखो सक्रियता श्रेणी कहते हैं किसको है, ये क्या है कैसे है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखो मैं तुमको थोड़ा सा कुछ लॉजिक समझाता हूँ सक्रियता श्रेणी का। क्या है सक्रियता श्रेणी का लॉजिक? तो इस श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं कि जो धातु जितना अधिक क्रियाशील है उसको ऊपर रखते हैं, और जो जैसे जैसे उनकी क्रियाशीलता घटती जाती है उनको हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ रखना प्रारंभ करते हैं। मतलब समझो, जैसे कोई धातु बहुत क्रियाशील है तो उसको हम ऊपर, यानी सीधा कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और रोही क्रम में, यानी हम कह सकते हैं धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा गया है। उसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चे, यानी हमारे पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में जितनी भी धातुएं हैं उनको क्या किया गया है, तो एक ऐसे क्रम में रखा गया है जिसमें जो सबसे अधिक रिएक्टिव है, यानी भोजपुरी में कहा जाए कि सबसे अधिक जो फरहर होता है, फरहर का मतलब कहीं कूद के गए भैया हम करेंगे, यानी जो सबसे फरहर, सबसे तेज, सबसे अधिक क्रियाशील, उसको सबसे ऊपर, और जैसे 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 नीचे, वो सारे के सारे नीचे आलसी आ जाते हैं, यानी सारे के जितने होते हैं नीचे एकदम, उनको थोथा बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, एकदम आलसी समझ लो, मतलब अब वो कुछ कहोगे भी तो नहीं करेंगे सब। ठीक है बच्चा, तो इस श्रेणी को क्या बोलते हैं, तो सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? मैं उनकी लिस्ट आपको देता हूँ। सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले कौन आता है, के, उसके बाद एन, ए, उसके बाद ई, इसके बाद ये, उसके बाद एल्यूमिनियम, जेडन, ठीक है, उसके बाद PbH, Cu, Hg, Ag, Au, इतने लोग आते हैं। सबका नाम लिख लेते हैं हम लोग। नाम लिखो। पहला क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। पोटेशियम, दूसरा वाला क्या है, सोडियम, तीसरा क्या है, कैल्शियम, चौथा क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड ये है। ठीक है, अब देखो ये है आपकी सबसे, हम कह देंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील घटती, ये ऐसे चलता है, घटती क्रियाशीलता, ठीक है बच्चा, इधर की तरफ, यानी ऊपर सबसे तेज वाले हैं, फरहर वाले हैं, और नीचे सबसे आलसी हुए वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। मैंने एक ट्रिक बता रखी है, एक तो मैंने बताई है आपकी सबसे पहले ट्रिक मैंने आपको बताया था, कौन सी वाली,
कौन सी वाली ट्रिक बताया था? सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाय क्यों? हीले सोना चांदी, सोना सॉरी चांदी सोना। मैंने क्या बताया था? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, पीस पीबी से, फिर भी हाय क्यों? ही सोना सॉरी चांदी सोना। एक तो ये ट्रिक मैंने आपको पिछले क्लासेज में बताई हुई थी। क्या ट्रिक थी? तो एक बार फिर से देखो। कटरीना ने कार मांगी, क्या? कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जन फरारी, फिर भी हाय 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 क्यों? फिर हाय चांदी सोना। ये ट्रिक एक ये है, ऐसे याद कर सकते हो। दूसरी एक ट्रिक देखो, दूसरी क्या है? तो कैसे कल्लू, कैसे कल्लू, एन से ने, कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका, आगे जिसका, जिसका फूटा, लेड मने शीशा, शीशा, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी, हमारी कार, हमारी कार, हमारी कार हिली अभी, हिली अभी अब। ठीक है बच्चा, एक तो ये ट्रिक हो गई। क्या? कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिली अभी अब। एक ये ट्रिक हो सकती है। नहीं, आप जैसे मन करे वैसे याद करो, लेकिन सक्रियता श्रेणी आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो, इस सक्रियता श्रेणी की एक खासियत है बच्चा। क्या खासियत है? तो मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है? जैसे थोड़ा सा, अब ये ट्रिक तो हटा दो यहाँ से, ट्रिक तो आप याद कर लेंगे जैसे तैसे। जैसे समझो, अगर ये एलिमेंट है, ठीक है, तो वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को किसी भी रिएक्शन में हटा सकता है। यानी जो ऊपर वाले हैं वो अपने से नीचे वाले को कभी भी हटा सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन 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 कभी भी कोई नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को कभी नहीं हटा पाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो जितना अधिक क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील वालों को हमेशा हटा सकता है, लेकिन कम क्रियाशील वाला कभी भी अधिक क्रियाशील वाले को हटा नहीं सकता है। ठीक है बच्चा, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा Zn प्लस FeSO4 चेंज। देखो अब Zn पहले है, Fe बाद में है, यानी ये इसको हटा सकता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं? तो ZnSO4 और प्लस Fe, यानी ये चीज हो सकती है बच्चा। यानी ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन कभी भी कोई नीचे वाला किसी ऊपर वाले को हटा नहीं सकता है। ये चीज अपने दिलो दिमाग खोपड़ी में बैठा लो, जहां बैठाना है बैठा लो, लेकिन ये चीज याद रखेंगे तो पक्का का पक्का याद रखेंगे। ठीक है बच्चा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं? बोलो, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं बच्चा? इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता हूँ? आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। चले हम आगे। अब देखो, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको वो जल्दी अभिक्रियाशील कर लेगा। जैसे आपके घर में, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जो कहीं भी जाके भिड़ जाता है, किसी से भी भिड़ जाता है, जो जिसको मन करे उसको पीट के आ जाए, जब मन करे तब पीट के आ जाए। वैसे ही हमारे तत्वों की श्रेणी में जो सबसे ऊपर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम ये भी एक बहुत ही अभिक्रियाशील क्या है, तत्व है। अब सोडियम को कोई बताएगा बच्चा कहाँ रखा जाता है? इसको सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? क्या कोई बताएगा? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना, सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में, या मिट्टी के तेल में। कहाँ रखा जाता है किरोसिन को? मिट्टी के, सॉरी क्या लिख दिया मैं, मिट्टी के तेल में। याद रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, एक टॉपिक आता है आप लोगों में, आयनिक यौगिक। क्या आता है? टॉपिक। क्या आता है बच्चा? टॉपिक।
तो आयनिक यौगिक क्या आता है? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक क्या आता है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक ये क्या होते हैं? तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार देखने को मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी बता दिया जाए। आयनिक यौगिक होता क्या है बच्चा? तो जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और एक तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और दोनों आपस में जब इलेक्ट्रॉन त्याग करके और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते यौगिक का निर्माण करते हैं, उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं बच्चा? आयनिक यौगिक। चलो, यानी हम लिख सकते हैं जब धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा ग्रहण करके यौगिक का निर्माण करती हैं या करते हैं, यौगिक का निर्माण करती हैं उस यौगिक को क्या कहते हैं? उस यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या है बच्चा वो? तो देख लो इसको क्या बोलते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, आयनिक यौगिक। यानी जब धातुएं आपस में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यानी एक त्याग करेगा दूसरा वाला ग्रहण करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है Na+Cl2 चेंज टू NaCl। ठीक है बच्चा? अब देखो Na क्या है? तो ये देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। क्लोरीन क्या करता है? तो ये ग्रहण करता है। ठीक है, यानी याद रखेंगे ऐसे NaCl ये क्या है? तो ये एक धातु है, सॉरी ये एक क्या है? धातु है, और ये एक क्या है? अधातु है। यानी उसमें एक धातु होगा और दूसरा वाला क्या होगा? अधातु होगा। ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं बच्चा? तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं क्या? आयनिक यौगिक। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चा? और आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं, थोड़ा उनको भी समझ लो, गुणधर्मों को। क्या है गुणधर्म? गुणधर्म किसके गुणधर्म? तो आयनिक यौगिकों के। ठीक है बच्चा? तो इसका सबसे पहला गुणधर्म होता है भौतिक प्रकृति, यानी कैसे दिखते हैं, भौतिक प्रकृति। तो देखो इनकी भौतिक प्रकृति सबसे पहले याद रखना कि इनके जो बीच का जो बॉन्ड होता है, यानी बंध बहुत ही मजबूत होता है। बंध बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, यानी इनके बीच का जो बंध होता है वो बहुत मजबूत होता है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल बहुत ज्यादा, इसलिए ये थोड़े से कठोर होते हैं। क्या होते हैं ये? कैसे होते हैं? तो इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है? कठोर होते हैं। हमेशा चीजों को याद रखेंगे क्या, कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है? तो उनके बीच का जो बंध होता है वो बहुत मजबूत होता है। और बंध क्यों मजबूत होता है? क्योंकि उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है बच्चा? और यह कैसे होते हैं? तो प्रायः कठोर होते हैं। ठीक है बच्चा? कठोर होते हैं। ठीक है, अब चलो दूसरा गुण क्या है? तो दूसरा गुण है, क्या है वो गुण? तो दूसरे गुण की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है गलनांक एवं क्वथनांक। चूंकि आपको पता है कि इनके बीच का जो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। क्या? आकर्षण बल अगर बहुत ज्यादा होता है तो इस बल को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। आया समझ में? देखो क्या कह रहा हूं। अगर मान लो कि दो लोग हैं और उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत खतरनाक लेवल की है, यानी उनको वो बहुत आसपास एकदम, मतलब अब क्या ही बताऊं, उनसे मजबूत उनका रिश्ता है, बहुत मजबूत। तो किसी थर्ड पर्सन को बहुत ज्यादा मेहनत करके उनके रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा, तभी वो अलग होंगे। यानी इन लोगों का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है।
क्या होता है बच्चा? बहुत अत्यधिक उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, अधिक होता है, बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च। क्या होता है? उच्च, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है बच्चा, याद रखेंगे कि जब आकर्षण बल इसमें बहुत ज्यादा है तो इनके बीच जो गलनांक और कथन यानी उनके बीच के बल को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बहुत वो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तीसरा देख लो, तीसरा गुण क्या है? तो तीसरा गुण है घुलनशीलता। घुलनशीलता। अच्छा, एक चीज देखा, पता है, ये उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, इसका एक उदाहरण आपके डेली लाइफ में। क्या आप लोगों ने कभी नमक गलाया है? देखो, पानी डाल के नहीं गलाना है, वो तो उसको घुलाना कहा जाएगा, गलाना नहीं। अगर नमक को तुम गलाने चलोगे ना तो तुम्हारे सब लोग याद आ जाएंगे, दादा नानी नाना नानी सब याद आ जाते हैं। नहीं कहा जाता है कि यार वो काम करते हुए मेरे को नानी याद आ गई, यानी वो काम मेरे से हुआ ही नहीं। यानी नमक को अगर आप गलाने लगे किसी बर्तन में रख के, तो भैया गलाते गलाते आपकी हालत टाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हालत टाइट हो जाएगी। तो याद रखना, इन लोग का जो गलनांक होता है या क्वथनांक होता है बहुत अधिक उच्च होता है। घुलनशीलता। घुलनशीलता, अब देखो, सबसे पहले इनको जल में हम आसानी से घोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जल में आसानी से घुल सकते हैं, ये लोग घुल जाते हैं आसानी से। इनको हम क्या कर सकते हैं? घोल लेते हैं। बट अगर तुम चाहो कि इनको हम पेट्रोल में घोल लें, पेट्रोल या किरोसिन में, तब तो भैया खत्म कहानी तुम्हारी। पेट्रोल और किरोसिन में ये कभी नहीं घुलते हैं। क्या होता है? पेट्रोल और किरोसिन में ये कभी नहीं घुलेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, घुलनशीलता। अगला है वैद्युत वैद्युत चालकता या विद्युत चालकता। ये क्या है बच्चा? याद रखिएगा, जब तक ये ठोस अवस्था में है, जब तक ये कौन आयनिक यौगिक ठोस में है, तो उनमें लाइट नहीं जाएगी। क्या होगी? उनमें लाइट नहीं जाएगी। लेकिन जब भी हम इनको द्रव यानी हम इनको पानी में घोल देंगे, यानी पानी में घोलने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। यहाँ तो नहीं लिख रहा होगा, विद्युत घोलने पर विद्युत सुचालक। ठीक है बच्चा, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई आपको? तो आज मतलब आयनिक यौगिक को एक बार फिर से समझ लो क्या है। तो आयनिक यौगिक जब धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करके यौगिक का निर्माण करते हैं, उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? या आयनिक यौगिक बोलते हैं। इनके गुणधर्म भौतिक प्रकृति, बंध इनका बहुत मजबूत होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और कठोर होता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी गलनांक और क्वथनांक इनका बहुत अधिक हाई होता है, उच्च होता है। घुलनशीलता, जल में आसानी से घुल जाते हैं, पेट्रोल और किरोसिन में नहीं घुलते हैं। जल में आसानी से घुल जाते हैं, पेट्रोल और किरोसिन में नहीं घुलते हैं। वैद्युत चालकता, ठोस जब तक ये रहेंगे, नमक में अगर हम लोग लाइट या विद्युत का प्रवाह करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसको घोल देंगे पानी में तो आसानी से नमक में भी विद्युत प्रवाह हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो आशा करता हूँ कि आज का ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में बस इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे बहुत ही शानदार और जबरदस्त और नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक होने वाला है धातु का निष्कर्षण, यानी धातु कैसे निकलेंगी, कल का टॉपिक ये होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा पढ़ के भी आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं समझाने में आपको सक्षम हूँ या नहीं हूँ ये तो आप ही जानते होंगे। मैं तो अपने तरफ से पूरा का पूरा दे देता हूँ कि भैया हाँ लो, ले लो जितना है मेरे पास। ठीक है बच्चा, तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल मिलेंगे बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।